नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? दोस्तों, बताने है कि इनमें से कौन सा हार्मोन महिलाओं में पाए जाते हैं, यानी कि महिलाओं का वो हार्मोन है। तो आप लोग याद रखेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों जो हार्मोन है ये स्त्रियों में महिलाओं में पाए जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन स्त्रियों में महिलाओं में पाए जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो दोस्तों हार्मोन है ये पुरुषों में पाए जाते हैं। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ये दोनों हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्सादन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उत्सादन कहने का तात्पर्य है ऊर्ध्वपातन। जी हाँ दोस्तों, उत्सादन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन। ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्सादन। उत्सादन अर्थात ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों, बतानी है कि जो लिफ्ट होता है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों पास्कल के सिद्धांत। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। द्रव चालित लिफ्ट या दोस्तों कोई भी लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी याद रखेंगे। जितने भी दोस्तों हाइड्रोलिक से संबंधित चीजें हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पास्कल के सिद्धांत, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि अम्ल वर्षा यानी कि जो एसिड रेन है ये किसके द्वारा प्रदूषण से होती है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अम्ल वर्षा किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से हुए प्रदूषण से एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस खर्चे को सरकार की खर्चे में गिनती नहीं की जाती है, किस इनमें से सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे सुरक्षा संबंधित खर्चे। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, जितने भी सुरक्षा संबंधित खर्चे हैं ये दोस्तों विकास खर्चे में इसकी गिनती नहीं होती है। आप सभी याद रखेंगे सरकार के विकास के खर्चे में सुरक्षा संबंधित खर्चे की गिनती नहीं की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? दोस्तों, याद रखेंगे श्रीमद् भागवत गीता को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि भागवत गीता को गांधी ने धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता को गांधी ने अपनी माता कहा था। आप सभी याद रखेंगे श्रीमद् भागवत गीता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? दोस्तों, बताने है कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे दीनबंधु मित्र।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे केरल में। जी हाँ दोस्तों, कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में है? तो आप लोग याद रखेंगे केरल में। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? दोस्तों बताने कि इनमें से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। आप सभी को दोस्तों बता दें कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे, दादा भाई नौरोजी, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बताने कि वैसे पादप जो पुष्पहीन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे क्रिप्टोगैम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? दोस्तों बताने कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं दोस्तों पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी। कौन होते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? दोस्तों बताने कि संवाद कौमुदी इसका प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे बांग्ला में। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। संवाद कौमुदी जो कि दोस्तों एक अखबार था और इसका प्रकाशन राजा राममोहन राय जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? राजा राममोहन राय जी के द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। किस भाषा में? तो आप लोग याद रखेंगे बांग्ला भाषा में। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है कि यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुद्रास्फीति कहा जाता है किसे? यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों बताने कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, किस धातु को वो लोग नहीं जानते थे? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा को। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी जुंको तेबई। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी विश्व की? जुंको तेबई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों जापान देश की थी। किस देश की थी? जापान की, जुंको तेबई।
आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन ए में है दोस्तों बछेंद्री पाल। तो देखिए दोस्तों, बछेंद्री पाल से आप सभी याद रखेंगे कि ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी? प्रथम भारतीय महिला। आप सभी याद रखेंगे, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। जुंको तेबई जो कि जापान की थी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। उसके बाद है दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। देखिए दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली महिला है, लेकिन दोस्तों ये थी दिव्यांग। आप सभी याद रखेंगे, अरुणिमा सिन्हा दिव्यांग थी, यानी कि दोस्तों ये क्या थी? अपंग थी, दिव्यांग थी, और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम दिव्यांग महिला थी। आप सभी याद रखेंगे। बाकी विकल्पों को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है? तो दोस्तों सूती का, यानी कि कॉटन का। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय वस्त्र उद्योग में दोस्तों सूती का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है, कॉटन का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ओडिशा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ओडिशा राज्य में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देगा? दोस्तों प्रश्न है, यदि हम लोग लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखते हैं तो यह किस रंग का दिखाई देगा? तो आप लोग याद रखेंगे काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा दोस्तों? काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे, लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में रेल मार्ग सबसे ज्यादा है? दोस्तों बताने कि इनमें से भारत के किस प्रदेश में सबसे ज्यादा रेल मार्ग है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग सबसे ज्यादा है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं? दोस्तों बताने कि जो फल के अंदर बीज होते हैं, ये बीज फल के किस भाग में लगे होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे नाभिक में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जो बीज होते हैं दोस्तों, ये फल के नाभिक भाग में लगे होते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे, बीज फल के किस भाग में लगे होते हैं? तो नाभिक भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। दोस्तों बताने की जो मंगोल प्रजाति हैं, इनकी जन्मभूमि कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे चाइना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मंगोल प्रजाति कहाँ की इनकी जन्मभूमि है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे चीन। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों बताने है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। आप सभी याद रखेंगे तंत्रिका कोशिका, यानी कि नर्वस सेल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ऊष्मा का तो सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? तो आप लोग याद रखेंगे अभ्रक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अभ्रक क्या है? ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकते हैं? यानी कि दोस्तों महाभियोग। राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पहले उन्हें हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। हालांकि दोस्तों अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें नहीं हटाया गया है, यानी कि उन्हें महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं चलाया गया है। तो बतानी है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे संसद के सदस्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों,
राष्ट्रपति का समयकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकते हैं? संसद के सदस्य। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? महाभियोग कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे, राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत कौन करते हैं? तो संसद के सदस्य करते हैं। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान शुरू किया है? दोस्तों बताने कि इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान को शुरू किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताने कि सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, हॉलमार्क का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। हॉलमार्क दोस्तों जो कि भारत सरकार के द्वारा दोस्तों जारी किया गया यह मानक चिन्ह है। सोने की जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हॉलमार्क। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि दोस्तों हॉलमार्क के जितनी भी गहने होंगे वो सभी क्या होंगे? प्योर होंगे, शुद्ध होंगे, और वो दोस्तों एकदम शुद्धता की उनमें गारंटी होगी। हॉलमार्क के जो गहने होंगे दोस्तों वो क्या होंगे? बिल्कुल शुद्ध होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, हॉलमार्क। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है, यानी कि स्थित है? दोस्तों बताने कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर है? तो आप लोग याद रखेंगे, बागमती नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है, ऑब्वियसली किस नदी के तट पर है? तो आप लोग याद रखेंगे, बागमती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजमनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? दोस्तों बताने कि रजमनामा इनमें से किसका फारसी अनुवाद है, किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है? तो आप लोग याद रखेंगे, महाभारत, जो कि दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, वेद व्यास जी के द्वारा रचित। इसी का दोस्तों फारसी अनुवाद है रजमनामा। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे, महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखिए दोस्तों यहां पर बात हो रही है उपराष्ट्रपति की, उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया से क्या तात्पर्य है? दोस्तों बताने कि मेसोपोटामिया से क्या तात्पर्य है, मेसोपोटामिया से क्या समझते हैं आप लोग, क्या इसका मतलब होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दो नदियों की बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण
वो जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।